एनरिच कर दो। साइलेंट कर दो। ठीक है। हाँ बच्चों, आपका टॉपिक चल रहा था डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमने लिख दिया था, ये आपका आ गया था बी डॉट डी एल इज इक्वल म्यू नॉट आई प्लस आई डी, यही था ना। और ये था म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी, ये चीज आ गई थी। अब हम इस चीज को सिद्ध करेंगे कि ये आई ही है, ठीक है, ये करंट ही है। तो इसमें हम लिखेंगे, यदि किसी क्षण कैपेसिटर की प्लेटों पर, यदि किसी क्षण कैपेसिटर की प्लेटों पर कैपेसिटर की प्लेटों पर क्यू आवेश है, यदि किसी क्षण कैपेसिटर की प्लेटों पर क्यू आवेश है, इफ Q is the charge on capacitor plates. Q is the charge on plates of capacitor. Plates of capacitor at an instant. तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये आपको याद होगा, E इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये फॉर्मूला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, वेयर, जहां पर ए है एरिया ऑफ एवरी प्लेट, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एवरी प्लेट, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। ई आपको मिल गया। अब हम इसका डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष, तो ये आया आपका डीई ओवर डी टी 1/एप्सिलॉन नॉट, ये चीज कांस्टेंट है आपकी, और ये आ जाएगा डी क्यू ओवर डी टी। तो ये आ गया आपका डीई ओवर डी टी इज इक्वल 1/एप्सिलॉन नॉट ए। इसको हमने कह दिया आई। आप जानते हैं आई इज इक्वल होता है डी क्यू ओवर डी टी, इंस्टेंट करंट। तो यहां से जब हम आई निकालेंगे तो ये आया एप्सिलॉन नॉट ए डीई ओवर डी टी। इसको इक्वेशन कितना बनाया था हमने, ये जो कितना आएगा नंबर, थर्ड आ गई, ये आपकी 4। फ्रॉम द डेफिनेशन, क्या, अच्छा अच्छा, अब सही।
अरे ज्योति तुम करना, देख करके ज्वाइन करिए। लीड है लीड। अरे लीड है किसी के पास? देना है, ये लगा देना, ये लगा दो। अब देखना, अब ठीक है। ज्वाइन करके देखिए ठीक आ रही है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा की डेफिनेशन से आपका, तुम देखना अपने इसमें। हाँ तो वो हो सकता है नेट की दिक्कत हो थोड़ा सा। अब तुम्हारे में सही आ रहा है? आवाज भी नहीं आ रही। आ तो रही है मतलब, जैसे उसके में आ रही है ऐसे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड में देखता हूँ। हाँ अब कैसी आवाज आ रही है? यदि लीड लगा के देखो कान में, ठीक है। हाँ वॉइस आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ठीक आ रही है वॉइस? ठीक आ रही है, ठीक है तो चलो। और दिख भी रहा है ठीक? अच्छा एक सेकंड रुको। ठीक है, देखो भाई डेफिनेशन से हमने आईडी को कितना माना था? आईडी ये रहा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर dt। आईडी यही तो है, आईडी को इतना माना था। और हम लिख सकते हैं यहां पर, बट फाई ई क्या है? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको लिख सकते हैं, फाई ई को हम लिख सकते हैं ई इंटू एरिया लिख सकते हैं। ये वैल्यू हम यहां रखें, देन आई डी इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट टी ई इंटू ए ओवर डी टी। ठीक है, तो आपका आई डी इज इक्वल आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ए को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, डी ई ओवर डी टी। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 और 5 से देखें, सेम आ गया। फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5 आई डी इज इक्वल आई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट ठीक ऐसा ही है जैसा आपका डायरेक्ट करंट होता, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, जैसा आपका कंडक्शन करंट है, रियल करंट है। इसका मतलब एक टर्म को हम करंट मान सकते हैं, करंट के सिमिलर है नहीं है, इस टर्म को करंट हम मान सकते हैं।
तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट था, इसने काम क्या किया कि जो आपका कैपेसिटर था उसके बीच में जो गैप था उसमें करंट को कंटिन्यूअस बना दिया, सब जो डिसकंटिन्यूटी आ रही थी। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बोलता हूं मैं। बिल्कुल बनेगा, क्योंकि फ्लक्स में चेंज रहेगा। हाँ जी, लिखें। अतः विस्थापन धारा की अवधारणा, अतः विस्थापन धारा की अवधारणा संधारित्र सहित संपूर्ण परिपथ में, संधारित्र सहित संपूर्ण परिपथ में वैद्युत धारा को सतत बनाती है, वैद्युत धारा को सतत बनाती है। कंटिन्यूअस बना रही है ना। हेंस द प्रिडिक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, हेंस द प्रिडिक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट give the continuity of electric current, comma give the continuity of electric current in the circuit with capacitor, in the circuit with capacitor। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, हेडिंग है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। विस्थापन धारा की भौतिक महत्वता या भौतिक सार्थकता, विस्थापन धारा की भौतिक सार्थकता, विस्थापन धारा की भौतिक सार्थकता। भौतिक सार्थकता क्या है? नंबर 1 लिखेंगे भाई, जो आपका कंडक्शन करंट है वो चार्ज के फ्लो से रिलेटेड होता है, ठीक है, आवेशों के बहने से। और ये क्या है, इसमें आवेश बहता नहीं है। एक आपकी प्लेट है उस पर स्टोर होता है और दूसरी प्लेट पर रियल मूवमेंट चार्ज का नहीं होता है इस करंट के लिए। तो यही बात आपको लिखनी है, विस्थापन धारा आवेशों की गति से संबद्ध नहीं होती है, विस्थापन धारा आवेशों की गति से संबद्ध नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट एसोसिएटेड, डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट एसोसिएटेड with the motion of charges, motion of charges, परंतु यह धारा कहलाती है, परंतु यह धारा कहलाती है। क्यों कहलाती है? कि ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जैसे आपका फ्लो ऑफ चार्ज वाला करंट मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता था, क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, बिकॉज अच्छा, बट इट इज कॉल्ड करंट बिकॉज इट क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई चार्ज नहीं है, वहां पर भी आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिल जाएगा।
ठीक है, क्योंकि फील्ड हो सकता है वहां पर, चार्ज ना हो बेशक। नंबर 2 लिखेंगे, इसका काम क्या है, करंट को कंटिन्यूअस बनाना। नंबर 2 में लिखे, चालन धारा में असततता होने पर, चालन धारा में असततता होने पर विस्थापन धारा, चालन धारा में असततता होने पर विस्थापन धारा, कौमा, धारा को सतत बनाती है, धारा को कैसा बनाती है, सतत बनाती है। ऑन डिसकंटिन्यूटी ऑफ कंडक्शन करंट, ऑन डिसकंटिन्यूटी ऑफ कंडक्शन करंट, कॉमा, डिस्प्लेसमेंट करंट, मेक द कंटिन्यूटी इन करंट, इन करंट। नेक्स्ट नंबर, विस्थापन धारा का परिमाण। देखो ये चीज जो इस तरह से लिखी हुई है ना, अगर इस एप्सिलॉन नोट को इसके साथ ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, डी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, था ना जब डाइलेक्ट्रिक में हमने पढ़ा था। तो यही बात मैं लिखवाना चाह रहा हूं, विस्थापन धारा का परिमाण वैद्युत विस्थापन वेक्टर के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। विस्थापन धारा का परिमाण, कौमा, वैद्युत विस्थापन वेक्टर के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, परिवर्तन की दर के बराबर होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट बी इक्वल टू द, बी इक्वल टू द rate of change, b equal to the rate of change in electric displacement vector, change in displacement vector बन जाएगा ना डी, तो आपका डी डी बाई टी होगा, तो चेंज आ गया ना, रेट बन गया ना वो। नेक्स्ट नंबर, अच्छे चालक में, अच्छे चालक में, कौमा, चालन धारा की तुलना में विस्थापन धारा नगण्य होती है। अच्छे चालक में, कौमा, चालन धारा की तुलना में विस्थापन धारा नगण्य होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट बी नेग्लिजिबल, डिस्प्लेसमेंट करंट बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू कंडक्शन करंट, एज कंपेयर टू कंडक्शन करंट इन गुड कंडक्टर्स, इन गुड कंडक्टर्स। Displacement current be negligible as compared to conduction current in good conductor। तो इसका मीन आप समझ गए, डिस्प्लेसमेंट करंट इज ए चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बट it behaves as current, that is it creates magnetic field। इसी यही तो कारण है इसको करंट कहने का, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ऐसे ही ये भी करता है। मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, नेक्स्ट टॉपिक, मूविंग कॉइल
बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कुंडली प्रक्षेप धारा मापी। चल कुंडली प्रक्षेप धारा मापी। देखो इसमें होता क्या है, इस तरह से सिलिंड्रिकल मैग्नेट के दो पोल होते हैं और इनके बीच में एक कॉइल को सस्पेंडेड किया जाता है, निलंबित किया जाता है, दैट इज लटकाया जाता है। इस तरह से ये दो पोल थे, ये आपके मैग्नेट के पोल पीसेस हैं। इनको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। एक आपका ये एन है, इधर आपका एस हो जाएगा, ये एस कर दिया। इस तरह की ये व्यवस्था है। इसके बीच में एक कॉइल लटकी हुई है और इसमें करंट आपका फ्लो हो रहा है इस तरह से। इसकी जो ये चौड़ाई है इसको हम बी कह दिया है। बना लिया, बना लो। लंबाई इसकी एल और पी क्यू आर एस इसको कह दिया और लेंथ इसकी हमने मान ली ये है एल। करंट की डायरेक्शन भी हमने इसमें शो कर दी। तो आपकी सिलिंड्रिकल मैग्नेट था, उसके बीच में एक कॉइल रखी हुई है। जल्दी से बना लो इसे। बन गया, बन गया भाई, जल्दी से करो, मैं बोल रहा हूं। ये आपका विशेष प्रकार का स्पेशल डिजाइन्ड गैल्वेनोमीटर है। ये चार्ज का मेजरमेंट करता है। लिखो भाई। हाँ, उसी को ये मेजरमेंट करेगा।
लिखो भाई इसमें, चल कुंडली प्रक्षेप धारामापी, चल कुंडली, कुंडली चलती है इसकी, इट मीन्स घूमती है, घूमना भी चलने में ही आता है, भले ही वहीं वहीं घूम रहा है। चल कुंडली प्रक्षेप धारामापी एक विशेष प्रकार से बनाया गया गैल्वेनोमीटर है, धारामापी है, विशेष प्रकार से बनाया गया धारामापी है, दैट इज गैल्वेनोमीटर है। मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज ए स्पेशली डिजाइंड, इज ए स्पेशली डिजाइंड गैल्वेनोमीटर, जिसके द्वारा बहुत कम समय में, जिसके द्वारा बहुत कम समय में प्रवाहित कुल आवेश का मापन किया जा सकता है, जिसके द्वारा बहुत कम समय में प्रवाहित कुल आवेश का मापन किया जाता है। फॉर मेजरिंग द टोटल करंट, टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, करंट नहीं, फॉर मेजरिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू इट, एक आइवरी सब्सटेंस होता है, आइवरी पदार्थ होता है, और बांस, या तो आइवरी ले लीजिए, ये आपका एक तरह से इंसुलेटर होता है, आइवरी या बांस की लकड़ी ले लीजिए, उसका एक फ्रेम बनाएंगे, बांस बंबू बोलते हैं ना, उसका एक फ्रेम बनाएंगे और उस पर कॉइल को लपेटेंगे, ठीक है। तो यही हम लिखेंगे, इसमें आइवरी अथवा बांस, आइवरी अथवा बांस के अचालक फ्रेम पर, के अचालक फ्रेम पर पृथक्कृत पतले तार, अचालक फ्रेम पर पृथक्कृत पतले तार के बहुत फेरों की, पतले तार के बहुत फेरों की कुंडली होती है, कुंडली गोल गोल चक्कर, पतले तारों के बहुत फेरों की कुंडली होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ large moment of inertia, large moment of inertia and large number of turns of insulated fine copper wires, insulated fine copper wire wound, WOUND, wound बांधना, लपेटना, 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 लपेटना क्या होता है, वो यही होती है, वो यही होती है, घाव वाले का भी ये है लपेटना, एक तो बांधना बाइंडिंग, तो वो तो अलग चीज है। बाउंड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग फ्रेम, ऑन ए नॉन कंडक्टिंग फ्रेम such as ivory, आइवरी लिख लीजिए, IVORY, आइवरी और बंबू, BAMBOO। इसमें देखो मैंने एक बात कही है, आइवरी लिखा बोर्ड पर देख लीजिए, मैंने कहा है यहां इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी कि पतले कॉपर के अचालक तार,
तो अचालक का मतलब क्या है? कॉपर तो चालक होता है, कंडक्टर होता है। इसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब यही है कि जो आपने कॉपर वायर लिया है उस पर, उसके ऊपर एक पेंट किया गया है, दैट इज जिंक ऑक्साइड, इस तरह से हम उस पर लगा देते हैं। जैसे आपकी और मोस्टली वायर है जिनके ऊपर प्लास्टिक लगी हुई होती है, पर उस पर प्लास्टिक नहीं, एक लेयर वैसी होती है, आपस में अगर वो मिल जाएं तो वहां पर सर्किट शॉर्ट नहीं होता है। ऊपर से इंसुलेटेड है लेकिन उसके अंदर अंदर करंट फ्लो हो सकता है, इसीलिए हम उसको इंसुलेटेड कॉपर वायर या इंसुलेटेड कंडक्टर वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे लिखते हैं। आप लिखें हिंदी में, जिसका जड़त्व आघूर्ण बहुत अधिक होता है। जिसका जड़त्व आघूर्ण बहुत अधिक होता है। न्यू लाइन से लिखें, कुंडली को फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज ये भी आपका एक सब्सटेंस है, इसकी एक स्ट्रिप होती है, इसमें हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको लेते हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज मैंने इधर लिख दिया है, फॉस्फर ब्रॉन्ज की एक पतली पटरी, स्ट्रिप, फॉस्फर ब्रॉन्ज की एक पतली पटरी की सहायता से एक स्थायी चुंबक के सहायता से एक स्थायी चुंबक के बेलनाकार ध्रुव खंडों, चुंबक के बेलनाकार ध्रुव खंडों के बीच निलंबित किया जाता है, के बीच निलंबित किया जाता है। द कॉइल इज सस्पेंडेड, सस्पेंड का मतलब आप समझ रहे हैं, लटकना। द कॉइल इज सस्पेंडेड बाई मीन्स ऑफ ए, बाई मीन्स ऑफ ए थिन फॉस्फर ब्रॉन्ज, थिन फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप between the cylindrical pole, between the cylindrical poles, pole pieces, cylindrical pole pieces of a permanent magnet, of a permanent magnet। कुंडली के निचले सिरे को, लिखें भाई, कुंडली के निचले सिरे को फॉस्फर ब्रॉन्ज तार के, फॉस्फर ब्रॉन्ज तार के एक स्प्रिंग से संबद्ध किया जाता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज तार के एक स्प्रिंग से संबद्ध किया जाता है। द लोअर एंड ऑफ द कॉइल, द लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग, is attached to a spring, spring of phosphor bronze। फॉस्फर ब्रॉन्ज की पटरी से एक अवतल दर्पण, फॉस्फर ब्रॉन्ज की पटरी से एक अवतल दर्पण दृढ़ता पूर्वक लगाया जाता है। एक कॉनकेव मिरर इज रिजिडली अटैच्ड, एक कॉनकेव मिरर इज रिजिडली अटैच्ड टू द फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, टू द फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, जिसकी सहायता से लैंप व स्केल विन्यास
लैंप व स्केल विन्यास द्वारा कुंडली का विक्षेप अंकित किया जाता है। कुंडली का विक्षेप अंकित किया जाता है। टू रिकॉर्ड द डिफ्लेक्शन, टू रिकॉर्ड द डिफ्लेक्शन of the coil, to record the deflection of the coil by a lamp and scale arrangement। संपूर्ण उपकरण को एक धात्विक आवरण में बंद किया जाता है। संपूर्ण उपकरण को एक धात्विक आवरण में बंद किया जाता है। द होल अरेंजमेंट इज एनक्लोज्ड, द होल अरेंजमेंट इज एनक्लोज्ड इन ए मेटलिक केस, केस जैसे सूटकेस, वही तो है, उसके अंदर इसको बंद किया जाता है, आवरण ही होता है वो। The whole arrangement is enclosed in a metallic case, जिसके सामने की ओर एक कांच की खिड़की, जिसके सामने की ओर एक कांच की खिड़की और आधार पर लेबलिंग पेच होते हैं, और आधार पर लेबलिंग पेच होते हैं। में आपने लिखा इन ए मेटलिक केस प्रोवाइडेड विद ए ग्लास विंडो, प्रोवाइडेड विद ए ग्लास विंडो ऑन द फ्रंट साइड, on the front side, and leveling screws at the base, leveling screws at the base। आधार पर लेबलिंग पेच होते हैं। देखो भाई, इसे अब आप समझिए ये है क्या। जैसे ये एक कॉइल है, ठीक है, इसमें इस तरह से मैंने ये आपको दिखाया है, करंट आपका ऐसे इसमें चल रहा है और किसी फ्रेम पर ये लपेट के हमने बना दी गई है ये कॉइल। अब इस कॉइल के ऊपर इस तरह से एक स्ट्रिप लगी हुई होती है। ये तो आपका सिलेंड्रिकल है, वो आपकी आप इस तरह से मान लीजिए रेक्टेंगल टाइप में, स्ट्रिप तो जानते हैं पतली स्केल टाइप में, मान लीजिए इस तरह से आपका ये लगा हुआ है। यहां पर नीचे ये फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल है, उसका बना हुआ है स्ट्रिप पटरी, ठीक है। नीचे क्या होता है, लाओ दिखाओ, नीचे क्या होता है, ये इस तरह की पटरी हो गई, नीचे एक स्प्रिंग ऐसे बनाई जाती है इसी मटेरियल की, वो यहां अटैच होती है और नीचे अटैच कर दी जाती है, ठीक है। ये स्थिति होगी। अब इसमें क्या है, इस तरह से सिलिंड्रिकल बेलनाकार मैग्नेट के पोल पीसेज होते हैं, यानी कि इधर ऐसे हो गया और फिर इस तरह से हो गया, तो एक नॉर्थ वाला होता है और एक साउथ वाला होता है, इस तरह की कंडीशन ये आपकी बन गई। अब ये इस तरह से यहां अटैच होता है। अब ये पूरा अरेंजमेंट किसमें, एक आपका मटेरियल का और एक फ्रेम है उसमें रख दिया जाता है, ठीक है। रखा क्यों जाता है कि बाहर से कोई एयर का जैसे हवा चलती है वो इसको डिफ्लेक्ट ना करे। तो इसके अंदर आप ये मान के चलिए कि जो आपका डिसिपेटिव फोर्सेस हैं उनसे बचा जा सके, क्षयकारी जो बल है उनसे बचा जा सके, तो इस पूरे उपकरण को किसमें बंद कर देते हैं, एक मेटल का एक बॉक्स होता है उसमें इसको रख दिया जाता है। अब क्या है कि ये कॉइल हो गई, यहां पर एक कॉनकेव मिरर लगाया जाता है इस पर, ठीक है, लगा होता है, अटैच होता है इस पर रिजिडली।
यानी कि जब ये इधर घूमेगा तो मिरर भी इधर ही जाए, ये ऐसे घूमेगा तो मिरर इधर जाए। ठीक है, ये स्थिति बनती है। अब होता क्या है इसमें, आपका जो फ्रेम लगा हुआ उसमें नीचे 3 पेच मिलेंगे कि ये आपका ऐसे हो रहा है तो क्या करेंगे, पीछे वाले पेचों को बड़ा कर देंगे, आगे वाले को छोटा, तो इसको सीधा कर लेंगे हम वर्टिकल, लेवल कर लेते हैं उन पेचों से। लेवलिंग करने के बाद इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप करंट इसमें फ्लो कराएंगे, ठीक है, करंट फ्लो कराने से आपका जो चार्ज है इन वायरों में चलेगा। जब जब वायरों में चलेगा दैट इज चार्ज मूविंग कंडीशन में आ गया। आपने पढ़ा था कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, किसी तार में अगर करंट बह रहा है और उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है जिसका आई बी एल साइन थीटा था। ठीक है, तो यहां क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तो लगा हुआ था ऑलरेडी क्योंकि मैग्नेट थे। जैसे ही आपने इसमें करंट फ्लो कराया तो इस पर क्या हुआ, फोर्स क्रिएट हो गया। फोर्स ऐसा क्रिएट हुआ, फोर्स आपका एक कपल का काम करेगा, इस सरफेस पर भी, इस पर भी, इस पर इधर और इस पर इधर। इसको घुमाएगा, इसको रोटेट करेगा। जितना इसमें आप करंट बढ़ाएंगे इतना ही फोर्स आपका बढ़ेगा, क्योंकि आई बी एल होता है एफ इज इक्वल आई बी एल, एफ इज इक्वल आई बी एल साइन थीटा। चलो ये था, तो आई बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका हुआ क्या इसमें, ये आपकी स्टेप ऐसे थी, इस तरह की कंडीशन ये इसमें बनी हुई थी। अब क्या है, यहाँ आपका मिरर, मैंने इसमें कहा है आपसे स्केल और लेंथ अरेंजमेंट से काउंट करेंगे डिफ्लेक्शन कितना आया। तो हम क्या करेंगे, एक लैंप लेंगे, लाइट लेंगे, और एक क्या लेंगे, स्केल। स्केल को स्टैंड में लगाकर इस पर आगे ऐसे सेट कर देंगे स्केल। ठीक है, और इधर से लाइट डालेंगे इस मिरर पर, जैसे ही लाइट डालेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन आगे जाएगा, और उस रिफ्लेक्शन को पैमाने पर हम ऐसे सेट कर देंगे। ठीक है, पैमाने पर सेट कर दिया तो स्पॉट्स का बन जाएगा ना वहां, रिफ्लेक्शन तो आप जल्दी शीशे का रिफ्लेक्शन बन जाता है। ठीक है, जैसे लाइट आती है टकरा के इधर जाएगी तो यहाँ आपका एक स्पॉट सा बन जाएगा लाइट का। अब ये स्थिति है, वहां सेट कर लेंगे। अब जैसे ये ऐसे घूमेगा तो स्पॉट भी आगे चलेगा। कितना आगे चला यहाँ से आप नोट कर लो, बात आई समझ में। तो आप काउंट करने के लिए लैंप और स्केल को यूज करते हैं। लैंप से यहाँ फोकस डाल देंगे लाइट का, लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ जाएगी। बिल्कुल, तो जैसे जैसे कॉइल घूमेगी ऐसे ही इस स्टेप में एंगल आएगा, ट्विस्ट आएगा। तो कितना ये इधर घुमा, ये यहाँ इसके पास ही होता है। हाँ, जहां ये आपका मिरर लगा हुआ होता है, जो आपने बॉक्स लिया उसके सामने ही यहाँ एक खिड़की लगी होती है ग्लास की, जिससे आप देख सकें। ठीक है, बताया ना आपको, एक इसमें खिड़की विंडो लगी हुई होती है ग्लास की, जिस फ्रेम में आपने बंद किया था उसके आगे जहां यहाँ मिरर लगा हुआ था यही खिड़की थी, तो उससे आप देख सकते हैं। लाइट डालेंगे और इस तरह से स्पॉट आ जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, तो इसकी ये चीज आप समझ गए। अब कैसे कैसे इसमें चीजें होंगी आगे लिखेंगे, इसकी वर्किंग एंड थ्योरी, थ्योरी एंड वर्किंग। पहले से दूर से देख लेना रिफ्लेक्शन, पहले से बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होती तो छोड़ दी जाती, वैसे ये है। हम तो अलग बैठ के अपने पैमाने को लेकर वो जरा उसी से देखते हैं, स्पोर्ट्स ही पता कर रहे हैं। थ्योरी एंड वर्किंग, सिद्धांत और कार्यविधि। लिखो भाई से। माना कुंडली में आई धारा बह रही है, माना कुंडली में आई धारा बह रही है। लेट आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, लेट आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, जिसकी दिशा चित्र में दिखाई गई है, एंड डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। कुंडली में फेरों की संख्या स्मॉल n है, कुंडली में
पेड़ों की संख्या स्मॉल n है, एंड स्मॉल n is the number of turns. Small n is the number of turns in coil. कुंडली की ऊर्ध्वाधर भुजा की लंबाई L, ऊर्ध्वाधर भुजा की लंबाई L और क्षैतिज भुजा की लंबाई B है, एंड L, B, L, B are the length of vertical side and horizontal side of the coil respectively. क्षैतिज भुजा की लंबाई B, स्मॉल b लिखा हुआ है ना उसमें फिगर में। L तो ऊर्ध्वाधर हो गया और क्षैतिज हो गया B। और त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र B है, और त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र B है, एंड B इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें कुंडली निलंबित है, इन विच कॉइल इज सस्पेंडेड। रेडियल बोला है मैंने, देखो रेडियल का मतलब आप समझ रहे हैं, त्रिज्यीय ऐसे है ना, ऐसे हैं वो, बताइए कुछ समझ में। यानी ये जो है आपके इस तरह से हैं पोल पीसेस, तो क्या होगा, यहां से तो ये फील्ड लाइन ऐसे होगी, यहां से ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी, क्योंकि सिलिंड्रिकल है तो रेडियस की तरह हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऐसे है। अब न्यू लाइन से लिखेंगे, आपने लिखी है जिसमें कुंडली निलंबित है, न्यू लाइन से लिखें। आपको भुजाओं पीएस और क्यूआर, भुजाओं पीएस और क्यूआर में से प्रत्येक पर आरोपित बल, में से प्रत्येक पर आरोपित बल। नाउ force exerted on every side PS and QR will be IBS sin थीटा होता था, तो यहाँ तो टर्म कितनी है, N I B L sin अब थीटा। देखो ये इस तरह से था, तो ये आपके ऐसे त्रिज्यीय हैं ना, ऐसे यानी कि ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, तो ये जो लाइन है इससे हमेशा ये लाइन कैसी रहेंगी, परपेंडिकुलर। तो मैं इस साइड PS और QR के लिए ले रहा हूं, तो ये आपका परपेंडिकुलर रहेंगी, तो L और B कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया इसके बीच में, तो आपका ये आ जाएगा इज इक्वल NIB है, ये हो जाएगा। अच्छा इस साइड के लिए बताइए, इस साइड के लिए क्या होगा, ऐसे ही है फील्ड लाइन, और इस साइड भी ऐसे ही, इसके लिए 0 हो जाएगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो न्यू लाइन से लिखेंगे, न्यू लाइन से लिखेंगे भुजाओं PQ और RS पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, भुजाओं PQ और RS पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स will be work on sides, will be work on sides PQ and SR, क्योंकि because
बिकॉज देखिए इसमें लिखेंगे हम एन आई एन एल के प्लेस पर क्या आएगा यहाँ बी एन आई डी ऐसे होता है ना एन आई बी बी साइन 0 डिग्री। मैंने ऐसे करके बता दिया आपको। क्रॉस होता है तभी तो साइन आता है इसमें। तो 0 एंगल इसे क्या बना देगा 0। चाहो तो बी के प्लेस पर मैं इनको ऐसे लिख देता आई पी क्यू क्रॉस बी ये 0 एन आई आर एस आर ये लो एस आर क्रॉस एस आर के लिए कितना हो जाएगा पाई। ये डायरेक्शन हो गई नहीं ये 0 और उसके लिए पाई 0 ही रहना अल्टीमेटली निकल के क्या आएगा 0। इन वाली साइड के लिए 0 हो जाएगा ना भाई करंट इधर जा रहा है तो 0 हो गया इधर आ रहा है तो पाई हो जाएगा। साइन में 0 और पाई का वैल्यू 0 ही होता है। अब इससे देखिए आप इस पर फोर्स किधर लगेगा। या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए या मैं जो आपको बताता हूं ये आप राइट हैंड स्क्रू रूल लगा लीजिए। ये जो चीज है इसको हम क्या लिख सकते हैं ये थी आपकी एन आई एल क्रॉस बी। एल से बी की ओर घूमना है आपको ठीक है। या राइट हैंड पाम रूल दाएं हाथ का हथेली का नियम। हथेली का नियम क्या कहता था अपने दाएं हाथ को ऐसे फैलाइए उंगलियां जिधर हैं उधर फील्ड की डायरेक्शन तो फोर्स आपका हथेली के परपेंडिकुलर वर्क करेगा। अब इधर देखिए एन से एस की ओर है तो फील्ड हमेशा इधर रहेगा इधर रहेगा ना। तो करंट किधर है तो अंगूठा आपका करंट की डायरेक्शन में आई उंगलियां आपकी फील्ड की डायरेक्शन में और हथेली के परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगी ऊपर की ओर। तो देखिए इस लाइन के लिए लूं मैं इसके लिए तो कंडीशन बनी ये करंट नीचे और एन से एस की ओर इधर फील्ड था तो फोर्स किधर लग गया इधर यानी कि इस पर इधर बाहर की ओर। अब इसमें देखिए करंट किधर हो गया ऊपर की ओर। अब ये आ गई स्थिति फील्ड तो हमेशा इधर ही है तो इस पे इधर लग गया यानी कि एक फोर्स इसे इधर खींच रहा है ये इसे अंदर की ओर यानी कि ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहा है। कॉइल घूमेगी जब कॉइल घूमेगी इट मींस इस पर दो फोर्स लग गए कपल लग गया दैट इज टॉर्क बन जाएगा यहां पर ठीक है। बलागुण यहां पर वर्क करेगा और वो क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। अब ये फोर्स इसको खींच रहा है ये इसको इधर खींच रहा है वो उधर तो टॉर्क होता है एक फोर्स इंटू दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन काम करेगा स्मॉल भी काम करेगा ठीक है। अब फोर्स कौन सा लगेगा ये वाला जो आपका पी एस और क्यू आर पर लग रहा था ठीक है। तो चलिए इसमें आप लिखेंगे हाँ जी आगे लिखते हैं इसमें तो मैं इसको हटा ही देता हूं। लिख दीजिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लॉ ऑफ फ्लेमिंग। लेफ्ट फ्लेमिंग का लेफ्ट और राइट हैंड का पाम रूल दोनों एक ही बताते हैं एक ही चीज बताते हैं। पीएस और क्यूआर पर बराबर व विपरीत बल कार्य करेंगे। पीएस व क्यूआर भुजा पर बराबर व विपरीत बल कार्य करेंगे कॉमा equal and opposite forces are exerted on sides PS and QR
और ये बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, और ये बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। एंड these forces make the couple, make the couple। तो इन्होंने जिसका आघूर्ण, मेक द कपल, एंड मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस, या मोमेंट ऑफ दीज फोर्स, मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस क्या आएगा भाई, क्या होता है, इज इक्वल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन साइड पर निकाले, इनके बीच का बी है भाई। तो फोर्स आपका ये आया था एन आई बी एल, और ये आपका बी। तो एन आई बी ए, वेयर एल क्रॉस बी इज इक्वल ए, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल। लिख सकते हैं ना एल क्रॉस बी को, लिख दीजिए। अब इसमें क्या है हमें, अच्छा एक होता है इम्पल्स, आवेग। आवेग क्या होता है, हाँ, इम्पल्स क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगाया जाता है, फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स, यानी फोर्स इनटू शॉर्ट टाइम इम्पल्स होता है। एंगुलर इम्पल्स कब होगा, ये आपका, अच्छा ये बताओ, ये जो फोर्स है ये आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है, यानी कि घूर्णन वाला फोर्स है, घुमाने वाला फोर्स है ये, ठीक है, जिसको हम टॉर्क कह देते हैं, या मोमेंट ऑफ फोर्स कह दीजिए, घुमाने वाला हो गया ना। अगर आपका सिंपल फोर्स होता है तो वहां बनता है इम्पल्स फॉर शॉर्ट टाइम। अगर आपका घुमाने वाला फोर्स है तो वहां एंगुलर इम्पल्स बन जाएगा, कोणीय आवेग बन जाएगा, ठीक है। लिखो आगे, ये अच्छा, इसमें हम चार्ज देख रहे हैं, तो आपने करंट इसमें फ्लो कराया, तुरंत बंद कर लिया, कितना चार्ज गया, तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है वो। तो आगे लिखें, यदि कुंडली पर सूक्ष्म समय dt के लिए, यदि कुंडली पर सूक्ष्म समय dt के लिए बल युग्म लगाया जाए, सूक्ष्म समय dt के लिए बल युग्म लगाया जाए, इफ कपल is exerted on the coil for short time या small time dt, तो कुंडली पर एक कोणीय आवेग कार्य करेगा, तो कुंडली पर एक कोणीय आवेग कार्य करेगा, देन एन एंगुलर इम्पल्स will be exert on the coil। तो इसका वैल्यू क्या होगा भाई, ये आपका आ गया फोर्स, तो इम्पल्स आएगा, एंगुलर इम्पल्स जो आया आपका, कोणीय आवेग, आवेग ये होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स आपका ये आया एन आई बी ए, यही आया ना जो कॉइल पर फोर्स लगा है, और टाइम आपका डी टी, लिख दीजिए।
अब क्या कॉइल में हम ये मान लें कि टी समय तक धारा प्रवाहित हो रही है। लिखो, यदि कुंडली में स्मॉल टी समय तक धारा प्रवाहित हो रही है, यदि कुंडली में स्मॉल टी समय तक धारा प्रवाहित हो रही है, इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, current is flowing through the coil in time dt, in time t, sorry t, in time t, small t, तब कुल कोणीय आवेग, देन टोटल इंपल्स, तो टोटल इंपल्स निकालेंगे तो बच्चों क्या करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन और लिमिट 0 to t एन आई बी ए डी टी, dt का हो जाएगा t, dt का क्या हो गया t, और लिमिट लगा देंगे एन आई बी ए टी, लिमिट लगा देंगे तब भी यही आ जाएगा एन आई बी ए टी, ये आपका आ गया। अब इसको क्या करें हम, इसको एक सीक्वेंस में ऐसे लिख रहे हैं एन बी ए और आई टी, आई टी क्या होता है क्यू, आई टी होता है क्यू, तो ये बन गया आपका इज इक्वल एन बी ए क्यू, तो यहां आप इतना लिख लो। चलो तो वेयर क्यू क्या है, क्यू इज इक्वल आई टी, टी समय के लिए जितना चार्ज है, आगे लिख दीजिए वेयर क्यू इज इक्वल आई टी इज इक्वल टी समय में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित आवेश, आगे इसी में लिख दी टी समय में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित आवेश, फ्लोइंग चार्ज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, फ्लोइंग चार्ज थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन टाइम टी। ये जो कोणीय आवेग है ये कॉइल में क्या क्रिएट करेगा, यानी एंगुलर इंपल्स, इसने क्या किया देखो, शॉर्ट टाइम के लिए एंगुलर इंपल्स, उसने उसको ऐसे घुमा दिया बस, तो घुमा दिया तो क्या हुआ, कॉइल में आ गया एंगुलर मोमेंटम, मिल गया ना उसे मोमेंटम, उसने धक्का देके उसे छोड़ दिया। एंगुलर इंपल्स का सीधा सा मतलब यही है, उसको ऐसे धक्का देके छोड़ देना, शॉर्ट टाइम के लिए उस पर कपल लगा देना, वही तो इंपल्स है, पता ही समझो, तो उसको ऐसे ऐंठ के उसने छोड़ दिया। अब क्या है उसके अंदर क्या क्रिएट हो गया, एंगुलर मोमेंटम। अब स्थिति क्या, चलो स्थिति बाद में देखेंगे, लिखो पहले बताता हूं, लिखो यह आवेग कुंडली में कोणीय संवेग उत्पन्न करता है, यह आवेग कुंडली में कोणीय संवेग उत्पन्न करता है, दिस एंगुलर इंपल्स is created angular momentum in the coil, this angular impulse is created angular momentum in the coil। अब जब एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, घुमाने वाला मोमेंटम, ठीक है, तो कुंडली घूमने लगेगी, आगे लिखेंगे जिसके कारण कुंडली में घूर्णन, जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है, यही लिख लो, जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है, ड्यू टू दिस coil be rotate,
तो भाई कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम किसने दिया है? इसने दिया है, यही है ना इम्पल्स। तो आई ओमेगा इज इक्वल एन बी ए क्यू। आई ओमेगा क्या है? एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। वैसे क्या होता है बेसिकली? आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी इसको बोलते हैं भाई एंगुलर मोमेंटम। एल होता था ना ये, तो इसको कह देंगे आर क्रॉस एम वी। आप कह देते थे एम वी आर, यही तो होता था। अब इसको देख लीजिए, आई होता है एम आर स्क्वायर कोणीय संवेग, ओ सॉरी जड़त्व आघूर्ण, दैट इज क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको लिख दीजिए v इज इक्वल आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल वी अपॉन आर। तो यहां लिखो v अपॉन आर, आर से एक पावर एम वी आर। तो एम वी आर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम ही है आई ओमेगा। आई ओमेगा इज इक्वल दिस, ये हो गया। तो इसको आई ओमेगा नॉट लिख दूं, वेयर आई ओमेगा नॉट इज इक्वल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं इसको। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई को लिख दो जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण। प्रारंभिक कोणीय संवेग, प्रारंभिक कोणीय वेग। हाँ भाई इतना लिख गया। अब समझो यहां से आगे की स्थिति क्या है इसमें, क्या होगा ध्यान दो। देखो इधर देखिए, ये इस तरह से स्ट्रिप लगी हुई थी। अब आपको स्थिति ये बनी, जैसे ही आपने स्केल दिखाओ, जैसे ही आपने इसमें करंट फ्लो कराया, तुरंत इसमें क्या आ गया? ट्विस्ट। दैट इज ये घूमने लगी, घूर्णन आ गया, ये ऐसे घूम गई, ये यहां बंधा हुआ था। तो इसमें क्या आ गया? ऐठन, ऐठन आ गया ना, ये इठ गया ऐसे। जब ये ऐसे इठ गया तो इसमें क्या? रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो गया, प्रत्यानन बल। आप जानते हैं कि कोई आपकी बॉडी है जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है और उस पर कोई फोर्स लगा दें तो रीगेन करने छोड़ दें तो वो वहीं आ जाएगा। तो इसका मीन ये है कि जब हमने इसको इधर खींच रखा है, हटाने पर उधर जा रहा है, तो इसके अंदर एक और फोर्स ऐसा क्रिएट है, ध्यान दो, एक और फोर्स ऐसा क्रिएट है जो इसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ले जाने का प्रयास कर रहा है। उसी को प्रत्यानन बल या रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब ये तो इस तरह की स्थिति रही है, ऐंठने में भी है। आपने एंगल ऑफ ट्विस्ट वगैरह पढ़े थे, तो उसमें क्या है, जब ये ऐसे उठेगा तो इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा, किसमें? स्ट्रिप में। जैसे छोड़ोगे यहां आ जाएगा, ठीक है। एक तो स्थिति ये बनाई आपकी। अब सुनो, जब आपने इसको ऐंठा, आपने नहीं, कपल ने, और कपल किसने लगाया? मैग्नेटिक फील्ड प्लस करंट, इन दोनों की वजह से इसमें क्रिएट हुआ था। बच्चों इधर देखो,
आप जब इसे छोड़ेंगे तो मैंने एक बात और इसमें कही थी कि ये जो कॉइल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक है, तो जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये इसकी मीन पोजीशन पर ना रुक करके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, फिर इसमें अपोजिट डायरेक्शन में ऐंठन आ जाएगा और रेस्टोरिंग फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये दोबारा ऐसे आएगा, जब दोबारा ऐसे आएगा तो फिर क्या, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस तरह के ऑसिलेशन करेगा जिसको बोलते हैं टॉर्सनल ऑसिलेशन, मरोड़ी दोलन बोलते थे ना। ये शब्द नया नहीं है, आप पढ़ चुके हो। और ये डिपेंड करेगा टॉर्सनल रिजिडिटी, मरोड़ी दृढ़ता, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये इस तरह की कंडीशन बन गई ना। अरे ये तो समझ गए, कौन कौन है ऐसा जो इसे अगेन घुमाने का प्रयास कर रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स, वो इसे घुमाने का प्रयास कर रहा है। कंप्लीटली रोटेट करोगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा करंट दे दोगे तो क्या हो जाएगा, फूक जाएगा, फूकने का मतलब ही ये होता है, ठीक है। एक यहाँ भी स्प्रिंग लगी रहती है, उसमें भी आता है, वो भी इसे खींचता है पीछे की ओर। तो अच्छा, जब ये उठेगा तो आगे वाला स्पॉट चलता रहेगा, उससे आप नोट कर लेंगे। चलो जी, हाँ क्या हो गया, फोर्स होंगे होंगे, इसीलिए तो इसको बंद कर दिया है, हवा फोर्स ना लगाए। लगेंगे, देखो अभी मैं यहाँ कंसीडर नहीं कर रहा हूं डिसिपेटिव फोर्सेस को, सुनो, अरे इधर ध्यान दो, हमने फोर्स लगाया इस पर, ठीक है, फिर ये मैक्सिमम उठ गया, छोड़ा, फिर ये मैक्सिमम ये इस तरह का चल रहा है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका जहां ये कुछ आपके डिसिपेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं, कहने का मतलब ये है कि जब कॉइल घूमेगी तो एयर भी कुछ रोकेगी, बिल्कुल वैक्यूम तो वहां है नहीं। और हर मेटेरियल की अपनी भी प्रॉपर्टी होती है कि वो कंप्लीटली इठने के बाद कंप्लीटली वहां नहीं पहुंच पाता है, बिल्कुल रीगेन नहीं कर पाता है, क्योंकि कंप्लीटली इलास्टिक बॉडी कोई है नहीं, ठीक है। तो यहां उन चीजों को हम छोड़े हुए हैं, आगे वाले टॉपिक में मैं उनको लूंगा। उसमें होगा क्या, इसमें ये है कि ये इस तरह से ऑसिलेशन करता रहेगा। जनरली क्या होता है, ये ऑसिलेशन धीरे धीरे कम होते जाएंगे, फिर रुक जाएगा। कारण क्या रहेगा, डिसिपेटिव फोर्सेस, क्षयकारी बल। क्या वो भी रोक रही है, इसको बैलेंसिंग बना रही है, बहुत पतली होती है वो। भाई उधर ही रहेगा तो ये हिल नहीं जाएगा आगे, बैलेंसिंग बनाते हैं। लिख लो भाई, थोड़ा सा और लिख लो, नहीं नहीं, थोड़ा सा इसका वो चीजें लिख लीजिए कि ये आपका इधर उठेगा, जड़त्व के कारण वापस आ जाएगा। कल 2 घंटे, तो फिर अभी पढ़ो, चलो। हाँ भाई, नहीं ऐसा ऐसा है ना, थोड़ा सा कर लेते हैं, आधे में है टॉपिक आपका। चलो कल करते हैं, ठीक है। मैं अब बात करूंगा भाई, और नहीं 4-5 दिन आप एडजस्ट कर लो, 4-5 दिन का ही तो मामला। ये ऐसा कर लीजिए कि आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन ना आए, नेक्स्ट डे एक दिन वहां का स्किप करिए, एक दिन यहाँ का करिए, ऐसा कर लीजिए। 4-5 दिन का इनको मैनेज कर लो बस, कैसे भी कर लो, या